सभी दोस्तों को नमस्कार, जय माता जी री, राम राम सा, खम्मा गणी, नमन प्रणाम। हम एक कोशिश कर रहे थे मानचित्रों के द्वारा राजस्थान की भूगोल को समझने की। मानचित्रों के द्वारा राजस्थान के भूगोल के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के उपनाम और वो मानचित्रों के माध्यम से समझ रहे थे। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मानचित्रों के माध्यम से हर किसी जिले का, उस जिले के अंदर उप स्थान का, चाहे वो ब्लॉक हो, तहसील हो, गांव हो, उसका चित्र बना करके आपको बताऊं कि किस प्रकार कहां कौन स्थित है और फिर उनके उपनाम क्यों पड़े। हम उनके बैकग्राउंड में जाकर के, उनके इतिहास के झरोखे में जाकर के देखते हैं कि उनके नाम, उपनाम क्यों पड़े। जैसे कोई बावड़ियों का शहर यदि बूंदी है तो वो बूंदी बावड़ियों का शहर क्यों बना। अच्छा, रानी जी की बावड़ी है, वहां रानी जी की बावड़ी है। इस प्रकार की कौन कौन सी बावड़ियां, किस प्रकार बावड़ियां अंडरग्राउंड में आपस में जुड़ी हुई होती थी और वो एक हेरिटेज और वर्तमान की हमारी धरोहर है। किस प्रकार उनका नाम बावड़ियों का शहर पड़ा, और कहीं बावड़ी है ही नहीं, क्या बूंदी की बावड़ियों के ऊपर ही बूंदी का नाम बावड़ियों का शहर क्यों पड़ा। तो एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। बस कोशिश करते रहिए, एक दिन अपने को जीत अवश्य मिलेगी और उस जीत के अंदर मैं भागीदार बनूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करना है, वॉच टाइम भी पूरा करना है, 2000 के मेंबर को पार करना है। एक एक बस सब्सक्राइब को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आइए हम राजस्थान के जिलों के भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपनाम पढ़ रहे थे, उनको आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये हमारा राजस्थान, राजस्थान के अंदर हम जब आगे बढ़े तब आ गए थे, यहां हम टोंक आ गए थे। टोंक के बाद में यहां एक पड़ता है स्थान बूंदी। कौन सा जिला है? बूंदी। अब देखो, बूंदी जिले का क्या क्या उपनाम हो सकता है। अब बसाने के ऊपर तो इसके नाम खूब हो सकते हैं। बूंदी का एक नाम है बावड़ियों का शहर। बूंदी क्या कहलाता है? राजस्थान का बावड़ियों का शहर। राजस्थान का बावड़ियों का शहर। उदाहरण के तौर पे यहां एक रानी जी की बावड़ी है। उदाहरण के तौर पे खूब सारी बावड़ियां, लेकिन एक रानी जी की बावड़ी का उदाहरण देता हूं कि रानी जी की बावड़ी। अब देखो, ये रानी जी की जो बावड़ी है, इस प्रकार इसमें सीढ़ियां बनी हैं। ये ऊपर से नीचे ऐसे सीढ़ियों की भांति ऊपर से चौड़ी है और नीचे तक ये सीढ़ियां आती है। फिर इन बावड़ी के बाहर की साइड में जो तोरण द्वार बना है, वो तोरण द्वार सर्पाकार तोरण द्वार है। बड़ा ही पच्चीकारी उस पे बनी हुई है और बड़ा ही आकर्षक बना हुआ है। और बावड़ी के अंदर है जो मूर्तियां लगी है, वो भगवान विष्णु के सारे अवतारों की लगी है। मत्स्य अवतार की, वामन की लगी है, मत्स्य अवतार की लगी है, वराह अवतार की लगी है, नरसिंह वामन अवतार की लगी है, इंद्र की लगी है, शिव की लगी है, पार्वती की लगी है। इस प्रकार भगवान विष्णु की सब अवतारों की मूर्तियों के अलावा वहां खूब सारे देवताओं की मूर्तियां भी है। कहते हैं कि वो बावड़ी किले में जाकर के भी खुलती है। तो इस प्रकार ये अपने आप में अद्भुत बावड़ी है, जैसे रानी जी की बावड़ी। इसलिए बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ये बावड़ियों के शहर के साथ साथ में इसे द्वितीय काशी और छोटी काशी भी कहते हैं। इसे द्वितीय काशी, इसे द्वितीय काशी या छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि यहां खूब सारे मंदिर है। मंदिरों के कारण इसको क्या कहा जाता है? छोटी काशी या द्वितीय काशी। प्रथम काशी कहां है? हमारा जो इंडिया है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। यूपी के अंदर है एक बनारस, जिसे वाराणसी भी कहते हैं। इसे ही काशी कहा जाता है, इसे ही काशी कहा जाता है। इस प्रकार वाराणसी, बनारस, इसे काशी कहा जाता है। तो फर्स्ट काशी हो गया इंडिया का बनारस, वाराणसी। और BHU बनारस यूनिवर्सिटी है जो मदन मोहन मालवीय ने बनवाई थी और
भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक है और मानी हुई यूनिवर्सिटी मानी जाती है BHU। और राजस्थान के बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने और माधो सिंह द्वितीय जयपुर वालों ने उनके लिए मदद की थी। बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर है शिक्षा नगरी भी है, और बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर है जब बनाई जा रही थी तो मदन मोहन मालवीय चंदा इकट्ठा कर रहे थे और खूब राजा महाराजाओं के यहां जाकर के वो मांगने में, बनारस यूनिवर्सिटी की निर्माण के लिए मांगने में कोई संकोच नहीं करते थे। महाराजा गंगा सिंह जी ने मदद की थी और माधो सिंह द्वितीय जयपुर वालों ने मदद की थी। ये ऐसे मांगते मांगते हैदराबाद के निजाम के पास चले गए। तो हैदराबाद निजाम है वो बड़ा क्रोधित होकर के कहा कि क्या बना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना रहा हूं, बनारस यूनिवर्सिटी बना रहा हूं। तो उन्होंने, निजाम ने कहा कि मेरे पास और तो कुछ देने के लिए है नहीं, जूते ले जा। तो मदन मोहन मालवीय बिल्कुल बिना शर्म के, कोई उनको ऐसे शिक्षा के लिए, इस भारत के देशों के, भारत के लोगों की, भारत के जनता की भलाई के लिए, भारत के जनता को शिक्षित करने के लिए उनको मांगने में किसी भी प्रकार का झिझक नहीं थी, शर्म नहीं थी। इसलिए उन्होंने वो जूते उठाए और ला करके मार्केट के अंदर नीलाम करने लगे। वो जब नीलाम कर ले के निजाम के जूते ले लो, निजाम के जूते ले लो, खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें निजाम की माता भी रथ के ऊपर कहीं जा रही थी, बग्गी के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि निजाम के जूते कौन नीलाम कर रहा है। तो कहते हैं कि हैदराबाद के निजाम की माता ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी और वो भी ले जाकर के उन्होंने BHU को दान किया था, बनारस यूनिवर्सिटी को दान किया था। तो भारत की प्रथम काशी बनारस, वाराणसी, काशी ये कहलाती है। और राजस्थान की छोटी काशी, द्वितीय काशी, यदि उप काशी आ जाए तो डीडवाना नागौर के भाग को, उसको डीडवाना को उप काशी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा बूंदी। इन बावड़ियों का शहर रानी जी की बावड़ी के कारण है और खूब सारी बावड़ियों के कारण इसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है, द्वितीय काशी कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। तारागढ़ किला यहीं स्थित है। तो इस प्रकार तारागढ़ के किले को रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि ये किसी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं है। उस किले के अंदर चित्रकारी देख करके उसको अद्भुत दांतों तले अंगुली दबाई थी रुडयार्ड किपलिंग ने, जो भारत के बड़े प्रशंसक रहे हैं और भारत की धरोहर को संजोने में और उन पर लिखने में उनकी हमेशा पैनी कलम रही है। आगे आते हैं, बूंदी के बाद में हम आते हैं, यहां पड़ता है हमारा पड़ोसी, इसका कोटा। कोटा, देखो कोटा के क्या क्या उपनाम है। कोटा सर्वप्रथम तो वर्तमान में सुर्खिया में चल रही है, ये शिक्षा नगरी कहलाती है। खूब सारे बालक बालिका वहां पढ़ते हैं, शिक्षार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वर्तमान में कोटा कोचिंगों का हब कहलाता है। कोचिंग ही कोचिंग है वहां। और इस प्रकार कोचिंगों के अंदर है, जो अभी वर्तमान में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर 3 से 4 सुसाइड जो हुई पूरे देश में, सुर्खियां बटोरी उन सुसाइड ने कि किस प्रकार बच्चे हैं वो वर्तमान में स्टडी के दबाव से, पढ़ाई के दबाव से किस प्रकार अवसाद के ग्रसित हो रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। डिप्रेशन के कारण वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये शिक्षा नगरी कहलाती है। अच्छा, प्राचीन समय में ऐसे शिक्षा नगरी थी नालंदा। नालंदा इसलिए ये राजस्थान का नालंदा कहलाता है। भारत में नालंदा बिहार में, और उस समय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उसमें। तो ये राजस्थान का नालंदा कहलाता है। राजस्थान का नालंदा कहलाता है। ये राजस्थान का कानपुर कहलाता है। ये राजस्थान का कानपुर कहलाता है। राजस्थान का कानपुर कहलाता है। देखो ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के किनारे कानपुर यूपी का एक शहर है, कानपुर। और यूपी के बड़े नगरों में से एक है, यूपी का सबसे बड़ा नगर है कानपुर। और उत्तर प्रदेश के अंदर है, भारत में शहरों की संख्या सर्वाधिक है, उनमें से कानपुर सबसे बड़ा शहर है। और इस कानपुर के बाद में गंगा एकदम मैली हो जाती है, गंदेली हो जाती है, अस्वच्छ हो जाती है, अनिर्मल हो जाती है। होने का कारण है कि कानपुर एक औद्योगिक शहर है और उनसे निकलने वाले नदी नाले सारे के सारे वो जाकर के गंगा के अंदर मिलते हैं। औद्योगिक नगर है, इसलिए कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान का औद्योगिक नगर है। और
चंबल नदी के किनारे स्थित होने के कारण जैसे कानपुर गंगा को मैली कर देता है, ऐसे कोटे के बाद में चंबल है वो काफी प्रदूषित हो जाती है। तो इस प्रकार इसे राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। यह राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, खूब सारे उद्योग स्थित होने के कारण है, सर्वप्रथम उद्योग लगे थे, इसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यह चंबल के किनारे स्थित है, इसलिए इसे चंबल नगरी कहा जाता है, इसलिए इसे चंबल नगरी कहा जाता है। ये गार्डन शहर कहलाता है, ये गार्डन शहर कहलाता है, यानी बगीचों का शहर कहलाता है, बगीचों का शहर कहलाता है। अब बगीचों के शहर में जब बात आ गई तो यहां एक स्थित है राजस्थान के बड़े गार्डन में से एक चंबल गार्डन। चंबल गार्डन अपने आप में अद्भुत है। चंबल गार्डन, इसमें बच्चों के लिए टॉय ट्रेन से लगा करके हर सुविधा है, खाने की, पीने की, उठने की, रहने की। इस प्रकार के चंबल गार्डन सबसे बड़ा गार्डन है, राजस्थान के बड़े गार्डन में से एक है, इसलिए इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा जो राजस्थान के इसके अलावा वर्तमान में जो रिवर फ्रंट बन रहा है, यानी नदी के दोनों तरफ संरक्षित क्षेत्र जो बन रहा है, जैसे ये यहां बना के बता देता हूं, ये राजस्थान मैप द्वारा समझना है, तोता मैना की तरह रटना नहीं है। यहां से हमारी चंबल ऐसे बहती है और ये इस प्रकार सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए यूपी में जाती है। यहां पड़ता कोटा, ये कोटा के नयापुरा से लगा करके, कोटा का जो ज्वार सागर अभ्यारण्य है वहां से लगा करके नयापुरा तक इस चंबल के दोनों तरफ गार्डन बनेंगे और वहां रोक लगा करके मूर्तियां बनाई जा रही है। तो इस प्रकार रिवर फ्रंट हडसन नदी के किनारे जो न्यूयॉर्क स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है और हडसन नदी के किनारे ऐसे रिवर फ्रंट बनाया गया है। वो रिवर फ्रंट दुनिया का सबसे लंबा रिवर फ्रंट है, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो तोड़ रहा है हमारा चंबल रिवर फ्रंट है। चंबल है रिवर फ्रंट, ये चंबल रिवर फ्रंट एक प्रकार का गार्डन ही है, चंबल रिवर फ्रंट है। ये भारत का सबसे बड़ा हो ही गया रिवर फ्रंट। जब हडसन नदी पर बना न्यूयॉर्क रिवर फ्रंट से सबसे लंबा हो जाएगा, तब ये विश्व का 1 नंबर का रिवर फ्रंट होगा। वर्तमान में बन रहा है ये। तो इस प्रकार चंबल रिवर फ्रंट, इसलिए इसे बगीचों का शहर, गार्डन शहर, शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर, कोटिया भील की नगरी, क्योंकि कोटिया भील ने बसाया था, राजस्थान की औद्योगिक नगरी हो गया, बगीचों का शहर हो गया। तो इस प्रकार आदि आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। इसके अलावा भी कोटा को किन्हीं अन्य नामों से भी पुकारा जाता होगा। आगे चलते हैं अपन, और यहां आता है झालावाड़। अगला हमारा शहर है झालावाड़। झालावाड़, देखो झालावाड़ को क्या क्या कहा जाता है? झालाओं की नगरी, झालाओं ने बसाया तो झालाओं की नगरी हो गई झालावाड़ को। और जालम सिंह झाला जो कोटा के थे, उन्होंने खूब सारा इंटरेस्ट लिया था, इसलिए झालावाड़ को अपन बात कर रहे हैं झालावाड़ शहर की, झालावाड़ जिले की। झालावाड़ को झाला नगरी कहा जाता है, झालाओं द्वारा बसाया था। और ये अंग्रेजों द्वारा बसाई गई राजस्थान की सबसे नवीन और सबसे अंतिम रियासत थी झालावाड़। तो इस प्रकार झालाओं की नगरी इसे कहा जाता है। यह राजस्थान का नागपुर कहलाता है, नागपुर कहलाता है। किसका? राजस्थान का। देखो नागपुर ऐसा है कि ये हमारा इंडिया, ये भारत में यहां एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र की राजधानी है बंबई, महाराष्ट्र की राजधानी बंबई। इस प्रकार महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बंबई और नागपुर, सतारा, पूना ऐसे शहर है। एक शहर है नागपुर।
नागपुर में आरएसएस का कार्यालय भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यालय भी है। और नागपुर जिन चीज के लिए जाना जाता है वो है संतरा। भारत में सर्वाधिक संतरा उत्पादन के लिए नागपुर जाना जाता है, और हमारा झालावाड़ भी संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, झालावाड़ को। अब यह राजस्थान का वास्तविक रूप से चेरापूंजी कहलाता है। जिलों में जब बात आ गई तो यह राजस्थान का वास्तविक रूप से चेरापूंजी कहलाता है। देखो, अब चेरापूंजी है तो पहले कुछ और हो सकता है। यहां अपना सिक्किम है, सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय। इस मेघालय पे 3 पहाड़ी है ऐसे, गारो, खासी, जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां, ये पहाड़ियां हैं। गारो, खासी, जयंतियां, गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ियां हैं। तो इन पहाड़ियों के अंदर ये कीपाकार पहाड़ी है। इन कीपाकार पहाड़ियों के अंदर जब बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा जब आगे बढ़ती है तो इन गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ियों में अटक जाती है और भयंकर बरसात करती है। एवरेज रूप में 1140 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा करती है, सेंटीमीटर, सॉरी, 1140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा करती है। वो पहले करती थी, वो स्थान था चेरापूंजी। चेरापूंजी, इसलिए चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक अधिक वर्षा वाला स्थान है। 2 गांव पास पास में, एक चेरापूंजी, और वर्तमान में जो मापी गई है वो है मासिनराम। वर्तमान में सर्वाधिक बरसात होती है मासिनराम में। इस प्रकार यह मासिनराम में बरसात होती है मेघालय के अंदर। और मेघालय के पहाड़ों के अंदर जो पानी सहेजने की जो पद्धति है वो बांस के खपचों को लगा करके पहाड़ों के अंदर जहां से शुद्ध पानी आता है, धाराओं के माध्यम से हर घर नल लगाया हुआ है। और वो खपचियों का पानी, क्योंकि वहां 24 घंटे 365 दिन बरसात होती है, कभी कभी सूखा रहता है, तो लोगों ने पानी सहेजने का कोई टांका तक ही नहीं बनाया है। इसलिए यदि वहां 15 या 20 दिन बरसात नहीं हो तो लोग त्राई त्राई कर उठते हैं। तो इस प्रकार चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान रहा है, लेकिन वर्तमान में मासिनराम है, इसलिए इसे राजस्थान का चेरापूंजी कह दें या राजस्थान का मासिनराम भी कहा जाता है। राजस्थान का मासिनराम भी कहा जाता है, राजस्थान का मासिनराम कहा जाता है। इस प्रकार ये राजस्थान का मासिनराम है। झालावाड़ की बात कर रहे हैं अपन। राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का मासिनराम, या जो झालरापाटन है, झालरापाटन जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कई बार पूछा हुआ है। झालरापाटन निर्वाचन क्षेत्र है वो है श्रीमती वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है झालरापाटन। झालरापाटन को और किस नाम से पुकारा जाता है? मंदिरों के कारण इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है, झालरापाटन को। अब घंटियों के शहर के साथ में इनमें बहुत सारी घाटियां हैं। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां यहां स्थित है और खूब सारी पहाड़ियों के कारण मुकुंदरा हिल्स खुद, जो मुकुंदरा हिल्स है वो खुद एक कीपाकार पहाड़ी की भांति है, क्योंकि जिस प्रकार गारो, खासी, जयंतियां कीपाकार पहाड़ी है, ऐसे ही जो मुकुंदरा हिल्स पहाड़ी है वो भी इस प्रकार कीपाकार पहाड़ी है और वहां मानसून आकर के अटक जाता है, तो इस प्रकार बरसात होती है। इसलिए राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का मासिनराम। फिर वहां घाटियां होने के कारण घंटियों के शहर के अलावा उसे घाटियों का शहर कहा जाता है, उसे घाटियों का शहर, सिटी कहा जाता है, उसे घाटियों का शहर कहा जाता है। देखो, झालावाड़ में एक चीज और स्थित है, गागरोन। गागरोन को क्या कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है, जल दुर्ग कहा जाता है। झालावाड़ को और क्या कहा जाता है? इसे खींचीवाड़ा कहा जाता है, खींचीवाड़ा कहा जाता है। गागरोन को क्या कहा जाता है? तोता नगरी कहलाता है। गागरोन को टुईया तोता के कारण तोता नगरी कहलाता है। टुईया तोता, टुईया तोता जो इंसान की हूबहू नकल कर लेता है, इस टुईया तोता को हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है, क्योंकि उस टुईये तोते ने ही सारी कहानी है, वो टुईये तोते के कारण ही वो कहानी बाहर आई। और रतन सिंह
कि पत्नी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ के किले पे 1303 पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, इसलिए उसे हिंदुओं का आकाश लोचन, इसे टुया तोता, गागरोनी तोता, मानव की नकल करने वाला तोता आदि नामों से पुकारा जाता है, और इसे खींचीवाड़ा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार झालावाड़ के जिले की हमें विशेषता पड़ी। झालावाड़ के बाद में हम आते हैं बारां की तरफ। बारां को क्या क्या कहा जाता है? अब देखो, बारां इसका पड़ोसी है। बारां को क्या क्या कहा जाता है? बिल्कुल धैर्य और तोता मैना की तरह रटना नहीं है, मानचित्रों के द्वारा भूगोल को पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, धैर्य रखना है, बिल्कुल धैर्य के साथ ही हमें पढ़ना है। इस प्रकार यहां पढ़ता है बारां। अब बात आ गई बारां की। बारां क्या क्या कहलाता है? देखो, बारां को कहा जाता है वरा नगरी। बारां को क्या कहा जाता है? वरा नगरी। भगवान वरा के नाम पे उसे वरा अवतार की नगरी कहा जाता है बारां को। बारां को जो कहा जाता है वो कहा जाता है शहरियों का जिला। सबसे ज्यादा शहरिया जनजाति रहती है, शहरियों का जिला कहा जाता है, शहरियों का जिला कहा जाता है। बारां के अंदर एक स्थान है सीताबाड़ी। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी में माता सीता रही थी, और माता सीता के लव कुश यहीं बड़े हुए थे, इसलिए सीताबाड़ी को लव कुश की नगरी कहा जाता है। लव कुश की नगरी कहा जाता है। सीताबाड़ी में जो शहरियों का मेला भरता है, शहरियों का जो मेला भरता है, शहरियों का जो मेला भरता है उससे शहरिया जनजाति का महाकुंभ कहा जाता है। शहरिया जनजाति का महाकुंभ कहा जाता है। देखो, यहां पड़ता है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ पे यहां एक वन और स्थित है, सीताबाड़ी के जंगल है, तो वो यहां भी सीताबाड़ी है। लेकिन यहां जो सीताबाड़ी है उस सीताबाड़ी को लव कुश की नगरी, शहरियों का मेला आदि नाम से पुकारा जाता है। यह शहरियों का जिला कहलाता है, क्योंकि किशनगंज और शाहबाद तहसील है बारां की। किशनगंज और शाहबाद तहसील में लगभग 98% शहरिया यहीं रहते हैं। तो शहरियों का जिला वरा नगरी, और शहरियों में जो झोपड़ी बनाने की प्रथा है वो वृक्ष के ऊपर बनाने की प्रथा है। तो इस प्रकार शहरिया जनजाति इतनी स्वाभिमान होती है कि यदा कदा हमें भूख से मरने की खबर अखबारों के अंदर छपती रहती है, प्रकाशित होती रहती है, क्योंकि ये भीख मांगना पसंद नहीं करते हैं, ये मरना पसंद करते हैं, लेकिन भीख मांग के खाना ये पसंद नहीं करते हैं। इसलिए शहरिया जनजाति है वो कई बार भुखमरी की शिकार हो जाती है जब अकाल की। अतः शहरिया जनजाति का जो वहां डुगारी वगैरह वगैरह जो बूंदी के आसपास का क्षेत्र है शहरिया का है, तो वहां तेजाजी को भी कुल देवता के रूप में माना जाता है। ये पूछा हुआ है कि उसने निम्न में से कौन से लोक देवता की कर्म स्थली बूंदी और बारां भी रहा है? तो इस प्रकार तेजाजी की कर्म स्थली बूंदी और बारां भी रहा है। तो इस प्रकार इसके बाद में हम झालावाड़ आ गए, बारां आ गए, कोटा आ गए, बूंदी आ गए। यहां एक जिला पड़ता है हमारा करौली। बात करते हैं करौली। देखो, करौली, करौली को क्या कहा जाता है? उपनाम करौली के देखो, करौली बसाई किसने दी? गोपाल पाल ने, इसलिए इसे गोपाल पाल कहते हैं। करौली का उपनाम एक गोपाल पाल मिलता है। एक करौली का नाम कल्याणपुरी मिलता है, कल्याणपुरी, कल्याणपुरी, इसका प्राचीन नाम कल्याणपुरी कहलाता है। करौली को गोपाल का बसाई कल्याणपुरी है, उसको बचाने का श्रेय है वो, क्योंकि यहां यादव रहते थे, इसलिए यादव था अर्जुन पाल यादव। अर्जुन पाल ने कल्याणपुरी को भद्रावती नदी के किनारे बसाया था। भद्रावती नदी के किनारे, भद्रावती नदी आज भी कई बार इसका बांध टूट जाता है तो करौली के अंदर बाढ़ आ जाती है। भद्रावती, भैंसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा, ये 5 नदियों पे एक बांध बना के पांचना बांध बनाया गया था। पांचना बांध, भद्रावती, भैंसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा। तो इस प्रकार 5 नदियों का, तो भद्रावती नदी का जो जल रोका गया उस पे कल्याणपुरी नगर बसाया।
कल्याणपुरी नगर अर्जुन पाल ने बसाया। अब यादवों की नगरी भी कहलाती है, ये यादवों की नगरी कहलाती है, यादवों ने बसाई थी। ये खूब सारे उबड़ खाबड़, जैसे राजस्थान में चंबल बहती है, कोटा से होते हुए ये जब बहती है तो ये पूरा क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है और वो अवनालिका अपर्दन बन जाता है, अवनालिका अपर्दन बन जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाती है, उत्खात भूमि बन जाती है। उत्खात भूमि को बेडलैंड ट्रोफो कहते हैं, यानी खराब भूमि का क्षेत्र। बेडलैंड ट्रोफोग्राफी यानी इस्लाकृति, खराब इस्लाकृति का क्षेत्र होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इस्लाकृति यहां क्षेत्र है, इसलिए इसे डांग की रानी कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है। इसे डांग की रानी, यादवों की नगरी, कल्याणपुरी, गोपाल पाल, कल्याणपुरी को अर्जुन पाल ने भद्रावती नदी के किनारे बसाया था। इस प्रकार इस करौली के उपनाम मिलते हैं। करौली के बाद में हम जिला आगे बढ़ते हैं और हमारा जिला आता है कौन सा? सवाई माधोपुर जिला, सवाई माधोपुर जिला। अब देखो सवाई माधोपुर जिले के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल मैप बना करके। यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा ये। तो इस प्रकार अपने को देखना है। अब बात आ गई सवाई माधोपुर। देखो सवाई माधोपुर को किन किन नामों से पुकारा जाता है? सवाई माधोपुर में बाघ ज्यादा है और रणथंभौर बाघों की भूमि कहलाता है, इसलिए बाघों की स्थली कहलाता है, यह बाघों की स्थली कहलाता है। यहां इसे बाघों की शरण स्थली कहा जाता है, बाघों की शरण स्थली कहा जाता है। जब 1972 में वन्य जीव कानून अधिनियम बनाया, वन्य जीव एक्ट अधिनियम बनकर के तैयार हुआ, उसके बाद में 1973 के अंदर 1972-73 में बाघ संरक्षण कानून लागू हुआ। तो 73-74 में राजस्थान की सबसे पहली बाघ संरक्षण स्थली के रूप में 73-74 में शरण स्थली के रूप में सवाई माधोपुर का रणथंभौर, सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर है इसे बाघ शरण स्थली बनाया गया, रणथंभौर, जहां भगवान श्री गणेश का त्रिनेत्र मंदिर स्थित है, इसलिए इसे त्रिनेत्र मंदिर नगरी भी कहा जाता है, त्रिनेत्र मंदिर नगरी भी कहा जाता है रणथंभौर के कारण। और बाघों की स्थली, शरण स्थली, यह राजस्थान का पहला बाघ शरण स्थल है रणथंभौर। तो इस प्रकार उसे बाघ अभ्यारण्य में 55 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया, 80 में उसे कन्वर्ट करके उद्यान बना दिया। और फिर यहाँ बाघों की, राजस्थान की भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजनाओं में से एक है यह बाघों की स्थली, इसलिए शरण स्थली कहलाता है। त्रिनेत्र गणेश के कारण इसे गणेश भूमि भी कहा जाता है। अबुल फजल जब रणथंभौर अभियान पे गया था तो किले के ऊपर जाकर के देखा कि चारों तरफ से, किले के चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए अबुल फजल को मजबूरन यह कहना पड़ा कि राजस्थान के बाकी सब किले नंगे हैं लेकिन रणथंभौर एक बख्तरबंद किला है। तो इस प्रकार अबुल फजल की वो कथन, जो बाकी किले सब नंगे हैं और ये बख्तरबंद किला है, वो रणथंभौर के लिए कहा है। रणथंभौर का जो उत्तरी भाग है वो झैन का किला पड़ता है और झैन के किले पे आक्रमण किया था, रणथंभौर के झैन के किले पे वो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के चाचा को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने, और चाचा ने 2 बार असफल आक्रमण किया था झैन के किले को। तो उस झैन के किले पे जब आक्रमण किया तो वो जीत नहीं पाया, तब जलालुद्दीन को आखिर में कहना पड़ा कि इस ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। यह कथन जलालुद्दीन का है और कहीं कहीं सवाई माधोपुर के इन किलों के लिए लागू होता है, विशेषकर झैन के किले के, जो झैन का किला है उसके लिए लागू होता है, लेकिन कहीं कहीं अपने को रणथंभौर के लिए भी मिलता है। झैन के किले को, झैन के किले के लिए जलालुद्दीन ने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। तो इस प्रकार सवाई माधोपुर बाघों की स्थली, शरण स्थली, रणथंभौर, जिसे बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है, बाकी सब बख्तरबंद दुर्ग कहलाता है, बख्तरबंद दुर्ग कहलाता है। त्रिनेत्र मंदिर, झैन के किले के लिए जलालुद्दीन ने जो शब्द यूज किए वो कहते हैं कि ये
किला है। इस किले के ऐसे किलों के मैं मुसलमान के ऐसे ऐसे किले यदि 10 हो जाए ना तो भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं मानता। ये अमीर की भूमि रही थी और 1301 में अमीर के समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, इसलिए रणथंभौर को, सवाई माधोपुर को अमीर नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला जिला लेते हैं और अगला जिला है अपना ऐसा थोड़ा सा बड़ा हुआ आगे, इधर तो पड़ जाता है यूपी, इधर पड़ जाता है एमपी। यूपी और एमपी की दोनों की सीमा से लगता है और वो जिला है धौलपुर। धौलपुर देखो यहां एक पर्वतमाला स्थित है, उस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर सैंडस्टोन पाए जाते हैं और यहां भी सैंडस्टोन पाए जाते हैं और वो भी लाल, इसलिए इसे रेड डायमंड कहा जाता है। लाल पत्थर के लिए जाना जाता है, वो है रेड डायमंड। अच्छा, डांग की रानी है वो करौली को कहते हैं, क्योंकि ये चंबल के जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश में, चाहे मुरैना हो, श्योपुर हो, शिवपुरी हो, गुन्ना हो, राजागढ़ हो, शाजापुर हो, ये सारे के सारे जिले डांग क्षेत्र में आते हैं और विशेषकर मुरैना में सबसे ज्यादा डांग क्षेत्र पाया जाता है, मध्य प्रदेश के मुरैना में। और राजस्थान में भी धौलपुर में ऐसा ही डांग क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसे डांग का राजा कहा जाता है। डांग का, धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है और करौली को डांग की, अभी आपने पढ़ा, करौली को डांग की रानी कहते हैं। करौली को डांग की रानी कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है। तो इस प्रकार रेड डायमंड, डांग का राजा, और डांग का राजा जब धौलपुर हो गया तो रानी होनी बहुत जरूरी है, तो करौली को डांग की रानी कहते हैं। इसके अलावा इसे समस्त तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? धौलपुर के अंदर एक स्थान है मच्छकुंड। मच्छकुंड, मच्छकुंड को तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है। तीर्थ स्थलों का भांजा, तीर्थ स्थलों का मामा भी है और तीर्थ स्थलों का मामा है पुष्कर। पुष्कर को तीर्थ स्थलों का मामा कहा जाता है और मच्छकुंड को तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है। इस प्रकार पवित्र तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो हम धौलपुर के बारे में ये समझते हैं कि धौलपुर और भरतपुर का जो सैंडस्टोन है वो बड़ा ही कीमती सैंडस्टोन है और दिल्ली का लाल किला है वो इन्हीं सैंडस्टोन से बना था। कालांतर में, अभी वर्तमान में हमारा जो अयोध्या मंदिर है वो भरतपुर के बंसी पहाड़ से पत्थर लेके गए हैं। तो इस प्रकार का लाल पत्थरों के लिए, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों के लिए धौलपुर और भरतपुर, करौली, ये सारे सैंडस्टोन के लिए जाने जाते हैं। मच्छकुंड तीर्थ स्थलों का भांजा, ये लाल किले में भी धौलपुर का पत्थर काम में लिया गया है। पूर्ण तो नहीं बना होगा लेकिन काम में जरूर लिया गया है। आगे जिला हम पढ़ते हैं भरतपुर। आगे का हमारा जो जिला है वो है भरतपुर है और भरतपुर के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार भरतपुर है। ये राजस्थान जिला आ गया हमारा भरतपुर। अब देखो जो धौलपुर है ना वो ऐसे देखा जाए तो धौलपुर पूर्व का द्वार भी कहलाता है, पूर्व का प्रवेश द्वार है। यदि जैसे ये हमारी ऐसे चंबल चलती है तो चंबल से इधर से आने में इनको दिक्कत है, लेकिन इधर से तो आ सकते हैं ना पूर्व की दिशा में, इसलिए ऐसे पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है। धौलपुर को कह रहा हूं, धौलपुर को और क्या कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार। लेकिन धौलपुर से उत्तर की साइड में हमारा भरतपुर जिला है। कौन सा जिला? भरतपुर। अब देखो भरतपुर में क्या था कि मुगल काल में यहां फतेहपुर सिकरी बसी थी और यहां आगरा था, तो आगरा से फतेहपुर सिकरी राजधानी कर दी थी। जब अकबर के कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा हुआ नहीं, और होने के बाद में जब वो ऑफ हो जाते थे तो शेख सलीम चिश्ती है, शेख सलीम चिश्ती की वो
स्थली पे गया था और वो फतेहपुर सिकरी में रहे थे। मां अनगा ने अकबर के जो धायमाएं थी, मां अनगा ने सुझाव दिया था कि तेरे यदि बच्चे जीवित नहीं बचते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको शेख सलीम चिश्ती की जो है शरण जाना पड़ेगा। तो शेख सलीम चिश्ती की शरण वो गए थे, और जब शेख सलीम चिश्ती की शरण गए तो उनके बेटा हुआ जहांगीर, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम भी दिया। तो इस प्रकार फतेहपुर सिकरी ही वो रहने लग गए थे, राजधानी बसा ली। तो जब भी राजस्थान में जयपुर आना होता था, क्योंकि अकबर ने भारमल की बेटी से शादी की थी, और ज्यादातर लाज लवाजमा और पूरा यूपी जो प्रवेश करता है वो ज्यादातर हमारी जनसंख्या जितनी भी प्रवेश करती है वो भरतपुर से प्रवेश करती है। और इस प्रकार ये जयपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली, ये त्रिकोण पर भी स्थित है, इसलिए ये राजस्थान का भरतपुर है, प्रवेश द्वार कहलाता है। ये राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। जबकि धौलपुर को राजस्थान का एकदम पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये राजस्थान का प्रवेश द्वार है। और जो हमारा अलवर है वो राजस्थान का सिंह द्वार है, राजस्थान का सिंह द्वार है, राजस्थान का सिंह द्वार है। और भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है, और पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर है, पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर है, सिंह द्वार अलवर है, सिंह द्वार अलवर है। देखो थोड़ी बात आई गई तो अपन देखते हैं। उत्तर का द्वार है ना वो हनुमानगढ़ है। उत्तर बड़केवाड़ा यादवों को कहा जाता था, भाटियों को कहा जाता था, तो हनुमानगढ़ किसी समय उत्तर का द्वार कहलाता था। यह हमारा जोधपुर है, और जोधपुर से आगे पूरा का पूरा मरुस्थल है। इसलिए जब द्वार की बात आ गई तो मरुस्थल का द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, इधर से जितनी भी जनता जाती है वो जोधपुर होते हुए जाती है, इन्हें त्रिकोण पे चाहे बाड़मेर जाना हो चाहे जैसलमेर जाना हो, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार वो है जोधपुर कहलाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। ये देखो यहाँ चूरू सिक्कर झुंझुनू शेखावटी है, और यहां पड़ता है नागौर। नागौर का अंतिम में एक जिला है, नागौर का ब्लॉक है डीडवाना, नागौर जिले का डीडवाना ब्लॉक है जिसे उपकाशी कहते हैं। इस डीडवाना से हम शेखावटी में प्रवेश करते हैं, इसलिए शेखावटी का प्रवेश द्वार, शेखावटी का प्रवेश द्वार, शेखावटी का प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है? डीडवाना को। इसलिए मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, शेखावटी का प्रवेश द्वार डीडवाना, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर, सिंह द्वार अलवर। आगे चलते हैं, भरतपुर को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। देखो भरतपुर का जो किला है वो बहुत ही मजबूत बना है। लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था 1805 में, लेकिन जीत नहीं पाया था। और जब उसके ऊपर तोफें चलाई गई, लेक ने जब तोफें चलाई तो वो तोफें, क्योंकि भरतपुर का किला ऐसे दोहरी दीवार से बना है, बीच में रेत भरी है, तो रेत में फंस करके किले है, किले की दीवार के रेत में फंस करके गोले वो खत्म हो जाते थे। और बना ऐसे हैं कि थोड़ा ऊपर यदि नाल रखे तो ऊपर से निकल जाते थे गोले, इसलिए वो कभी भी उसे जीत नहीं पाया। लोहे जैसा मजबूत था, इसलिए भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहा जाता है। भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहा जाता है। अब केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य को कौन नहीं जानता है, इसलिए ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है केवलादेव, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है केवलादेव। बयाना में भी पक्षी है, केवलादेव में भी पक्षी है, बंद बारेटा में भी पक्षी है, इसलिए यह पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। पक्षी प्रवासी पक्षी सबसे ज्यादा केवलादेव में आते हैं, और साइबेरिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान वहां से आते हैं। उनके पीछे 300-400 की पर किलोमीटर की स्पीड से शिकारी पक्षी भी आते हैं, जो रात्रि के समय हमारे मारवाड़ के जो लोग रहते हैं वो जोर से इतनी स्पीड से वो पक्षी निकलते हैं कि बिना थके बिना हारे और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। तो एक ऐसी आवाज आती है जो एक ही बार सुनाई देती है, जैसे हमारी यहाँ की माएं उसे ऊपरली कहते हैं कि ऊपरली चली गई, तो वो है ऊपरली कि वो इस प्रकार पक्षी चलते हैं
वो बड़ी स्पीड से चलते हैं, तो वो है पक्षियों का सर्ग। देखो ये जो भरतपुर है, इस भरतपुर के अंदर एक डीग पड़ता है। डीग में सूरजमल महाराजा ने खूब सारे महल बनाए थे और चारों तरफ से जल की व्यवस्था की थी। चाहे वहां के बदन सिंह राजा हो, सूरजमल हो, तो सूरजमल ने जो महल बनाए वो चारों ओर जल की व्यवस्था थी, बड़ी खाई थी। सुजान गंगा नहर से उन डीग के महलों में पानी दिया जाता था। तो इस प्रकार जो मोती झील थी, मोती झील सुजान गंगा नहर होते हुए इन डीग के किले में जो खाई थी उसमें जल आता था। जो हमने रूपारेल नदी पढ़ी, उस रूपारेल नदी का जल है वो डीग के महलों के लिए काम में लिया जाता था। इसलिए डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, जल महलों की नगरी कहा जाता है। खूब सारा पूछा हुआ है क्वेश्चन है। जल महलों की नगरी, पक्षियों का सर्ग पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रवेश का द्वार पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार पूछा हुआ है, सिंह द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। शेखावटी किसे कहते हैं? चूरू सीकर झुंझुनू को शेखावटी कहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आगे लेते हैं। इसके अलावा हमारा अगला जिला है वो है अलवर। अलवर जिला। अब देखो अलवर के बारे में पढ़ते हैं कि अलवर क्या है। वर्तमान में सबसे ज्यादा औद्योगिक जिला बनने जा रहा है अलवर। हरियाणा के पास में स्थित होने के कारण और दिल्ली एनसीआर के नजदीक होने के कारण इससे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। और अलवर पड़ता है वो इस प्रकार पड़ता है। देखो यहां ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप और लाल सागर, भूमध्य सागर, और यहां पड़ता है यूरोप। यूरोप के यहां हमने कई बार बताया एक शहर पड़ता है, वो है, देश पड़ता है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके में एक भाग है, वो ऊपर वाला भाग है वो है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और इधर वाला जो भाग है वो भाग है यूके में इंग्लैंड। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और इधर वाला जो भाग है वो वेल्स, और ये जो है वो आयरलैंड। ये तीनों चारों मिलकर के क्या कहलाता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। यहां इन तीनों को जब मिला दिया जाए तो ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। जब उत्तरी आयरलैंड साथ में मिल जाता है तो यूके कहलाता है। तो अपन बात करते थे स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इस उत्तरी सागर के अंदर है स्थित एक ऐसे कट्टे फटा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक बंदरगाह है। और इस कट्टे फटे क्षेत्र के कारण और जलवायु इस प्रकार की हो गई है कि वहां सबसे ज्यादा जो कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है, और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ में शराब उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसलिए, और शराब उत्पादन का होने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए अलवर की जब बात आ गई तब ये राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। यह राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। एक मैंने शब्द और लिया कि यह पूर्व का सिंह द्वार कहलाता है। पूर्व का सिंह द्वार कहलाता है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हो चुका है पूर्ण रूप से, इसलिए एनसीआर का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का काउंटर मैग्नेट सिटी कहा जाता है। इसे राजस्थान का, पूरा ही लिख देता हूं, राजस्थान का काउंटर मैग्नेट सिटी कहा जाता है। जब शहर बसाए जाते हैं तो किसी राजधानी शहर पे यदि भार पड़ता है तब क्या किया जाता है कि ये एक पॉलिसी होती है कि उस शहर जैसी सुविधा उसके पड़ोसी शहर को दे दी जाए। तो अलवर को ऐसी सुविधा दे दी जाए कि लोग एनसीआर में, दिल्ली के जो नेशनल कैपिटल है, तो नेशनल कैपिटल की तरफ लोग आकर्षित नहीं हो, इसलिए उसे एक लोग आकर्षित करने वाली मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है, जिसे काउंटर मैग्नेट कहते हैं। यानी दिल्ली की तरफ बढ़ने के रोकने के लिए जो शहर बसाए जाते हैं उसे काउंटर मैग्नेट कहते हैं। यह राजस्थान की काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है और पूर्व का
सिंह द्वार कहलाता है, राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। और यहां खूब सारी पहाड़ियां हैं और इसलिए ये पूर्वी राजस्थान का क्या कहलाता है, ये राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। इस प्रकार अलवर की बात आ गई तो स्कॉटलैंड, पूर्व का सिंह द्वार, एनसीआर का पूर्ण जिला, राजस्थान का काउंटर मैग्नेट और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। स्कॉटलैंड इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक शराब बनती है, तो अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। पहले हम राजस्थान के कश्मीर किसको कहते हैं, जैसे उदयपुर को कहते हैं वो पढ़ा। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, माउंट आबू को कहते हैं, इसलिए उसे राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। तो विभिन्न नाम हमें पढ़ चुके थे। जय हिंद, जय भारत।